हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। गाइज, आज के इस टॉपिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल टॉपिक पढ़ने वाला है। प्लीज सी द वीडियो टिल द एंड। बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट टुडेज टॉपिक, लेट मी टेल यू ऑल देयर इज अ बिग 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 अनाउंसमेंट विच इज ऑन द फ्लोर। यस माय डियर फ्रेंड्स, जिसकी बेसब्री से हम इंतजार कर रहे थे। वीडियो जो है वो आपको मिलने वाला है प्रीमियम रिकॉर्डेड कंटेंट। क्या बात कर रहे हो? यस। सो गाइज, जो मॉडल अनअकैडमी पे हम यूज़ कर रहे थे, दैट वाज अ प्लस मॉडल, जहाँ पे आपको कई सारे बेनिफिट्स थे। रिकॉर्डेड सेशंस, लाइव सेशंस, डाउट सॉल्विंग, पीडीएफ ऑफ द नोट्स। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस पे आप लोगों को बुक का हार्ड कॉपी भी रिलीज हो रहा था। सो नाउ गाइज, जस्ट स्टेपिंग अ स्टेप अहेड, आपको मिलने वाला है सब्जेक्ट वाइज सब्सक्रिप्शन एंड सेकेंडली प्रीमियम रिकॉर्डेड स्टूडियो कंटेंट। तो जहाँ पे हम आपको बोल रहे थे कि आपको एनिमेटेड कंटेंट मिलने वाले हैं, मेमोरी टेक्निक्स, विजुअल टेक्निक्स के साथ आपको कंटेंट समझाया जाएगा। सो येस माय डियर फ्रेंड्स, अनअकैडमी स्टूडियोज में आपको मिलने वाला है एट सी ए फाइनल लेवल ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का प्रीमियम रिकॉर्डेड कंटेंट। एंड वो भी प्राइजेस अगर आप देखोगे तो इट इज़ very minimal. We bet that nowhere you are going to get the prices at which Unacademy is going to offer. And on top of that, you can use the code AUDITSAR to take maximum possible discount. So specifically talking about Audit Fast Track and Audit regular batches, Fast Track is already launched. Regular batch for May 23 and November 23 is upcoming. So guys, don't wait, don't miss this opportunity. Start studying hard. So चलिए इसी बात पे हम आज का कंटेंट शुरू कर देते हैं. Let's get started. लेट अस नाउ गो थ्रू द क्वेश्चन एंड आंसर्स। ठीक है, फटाफट से क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे, इवैल्यूएट करते जाइएगा कि क्या क्या चीज़ें आंसर में आनी चाहिए। राम इज अ प्राइवेट कंपनी, इसका बैलेंस शीट में पेड अप शेयर कैपिटल इज 5 CR। बोरोइंग जो दिखा रहा है वो है 100 CR। दे हैव अपॉइंटेड मेसर्स श्याम और 11 साल के लिए उन्होंने अपॉइंट कर दिया है। अब बताएं कि क्या रोटेशन प्रोविजन एप्लीकेबल होता है इनको। रोटेशन प्रोविजन इज एप्लीकेबल टू लूपा। ये लिस्टेड है क्या? नहीं, प्राइवेट है। प्राइवेट का पेड अप शेयर कैपिटल हम लोग कितना देखते हैं? प्राइवेट पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन इक्वल्स टू 50 CR एंड बोरोविंग्स मोर देन इक्वल्स टू 50 CR। तो बोरोविंग्स में ये लोग फंस गए हैं। रोटेशन प्रोविजन इज एप्लीकेबल, यस। एंड कोई भी एक फर्म एक साथ ब्लैंकेट अप्रूवल में 11 साल के लिए अपॉइंट नहीं होता है। मैक्सिमम रीअपॉइंटमेंट हो सकता है अप टू 10 years, उसके बाद कूलिंग पीरियड ऑफ 5 years। बट मैम, इसको आंसर लिखने का तरीका क्या है? मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन में आपको समझाया था, फिर से एक बार। सो व्हेन आई टॉक अबाउट क्वेश्चन एंड आंसर्स, हमेशा ध्यान रखें, सबसे पहला आपको लिखना है प्रोविजन ऑफ द सेक्शन। एज पर, ऐसा स्टार्ट करना है। एज पर सेक्शन नंबर 139, द रोटेशन प्रोविजन shall be applicable, shall be applicable to। उसके बाद लिखते हैं इन दिस गिवन करंट केस। इन द गिवन केस ए लिमिटेड, बी लिमिटेड या फिर जो भी कंपनी का नाम है वो लिख करके पूरा केस समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये लिखना है, अप्लाइंग अबाउ प्रोविजन इन द गिवन केस। एंड फिर हम लोग थोड़ा सा रिलेट करेंगे कि ये केस में ऐसा हुआ है बट प्रोविजन ऐसा कहता है। एंड कंक्लूड करते करते उसी पैराग्राफ में आप कंक्लूड भी कर सकते हो, या अगर आपको लगता है कि आपको सेपरेट कंक्लूजन ड्रॉ करना है तो सेपरेट कंक्लूजन ड्रॉ करना है। So applying the above provision in the given case, hence concluding we can state that method so and so, company so and so has not acted in compliances with law, has contravened the provision of law, ऐसा करके आप लिख सकते हैं। When it comes to the question relating to disqualification, हमेशा ध्यान रखें, अगर क्वेश्चन डिस्क्वालिफिकेशन का है तो कंक्लूजन में आपको ये लिख करके आना है, बिकॉज डिस्क्वालिफिकेशन इज अट्रैक्टेड द ऑडिटर शाल इमीडिएटली वेकेट द ऑफिस। शाल इमीडिएटली वेकेट द ऑफिस, ये आपको बकायदा लिख करके ही आना रहेगा। शॉर्ट पक्का, डन। चल, तो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर।
तो यहाँ पे हम लोगों ने बोल दिया इट इज़ एप्लीकेबल टू लूपा। लूपा के बाद हम लोग बोलेंगे कि यहाँ तक नहीं हो पाएगा, सर आपने जो किया है वो गलत किया है। अपॉइंटमेंट मेड बाय दिस इज वॉइड, ये है कंक्लूजन। नेक्स्ट, ABC and company were appointed as an auditor of Gnome Limited listed company for 2 consecutive financial year 2010-11 से लेकर के 1920 तक as per the provision। हाँ, यहाँ तक। अब यहाँ पे ना गाइज, दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। फ्रैंकली स्पीकिंग आंसर कॉपी हो चुका है। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये लिखना है कि एक साथ में कोई भी ब्लैंकेट अप्रूवल नहीं करना है। इसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन है कि अगर कोई भी पर्सन ने 140 के तहत, ये मुझे बताना है कि रोटेशन प्रोविजन एप्लीकेबल है। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि हाँ 140 वाला, कोई भी पर्सन ने फ्रॉडुलेंटली एक्ट किया है तो एनसीएलटी क्या कर सकती है। तो यू रिमेंबर, अगर इट इज प्रूव्ड दैट यस द ऑडिटर हैज एक्टेड इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर, तो 140 के तहत एनसीएलटी ऑर्डर पास कर सकता है कि भाई साहब अब आप और ऑडिटिंग नहीं करेंगे। यू कैन नॉट बी अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड एज एन ऑडिटर फॉर एनी कंपनी। ये वाला चीज हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किया है या फिर एप्लीकेशन दिया है तो 15 दिन के अंदर अंदर, विद इन 15 डेज, एनसीएलटी शैल पास द ऑर्डर। यस, सीजी ने अगर कहा है कि एनसीएलटी जरा छानबीन कीजिए, तो यहाँ पे सीजी खुद एक नया ऑडिटर को अपॉइंट करेगा। ये वो वाला आंसर आपको लिखना है। 5 years तक एंड पेनल्टी अंडर सेक्शन 447 शैल बी लेवी। सो नेक्स्ट, यहाँ पे आता है व्हाई सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन इज रिक्वायर्ड अगर ऑडिटर इज रिमूव्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इनिशिएट कर रहे हैं एंड फाइनल रेजोल्यूशन इज पास्ड बाय मेंबर्स, एंड व्हाई इट इज नॉट रिक्वायर्ड व्हेन आफ्टर एजीएम, मतलब एट एजीएम उनके टर्म खत्म होने के बाद उनको रिमूव किया जाता है। तो ये दोनों ही केस में, इनिशिएशन बाय मेंबर और इनिशिएशन बाय बोर्ड में, सीजी की रिक्वायरमेंट बोर्ड के टाइम पे क्यों चाहिए। तो वो लोग कहते हैं कि सी रिमूवल ऑफ द ऑडिटर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म is a serious impact towards independence, is a serious matter, में affects its independence। इसके लिए हम लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत है। बट हाँ, अगर मेंबर्स ही उसे रिमूव करना चाहते हैं और एक टर्म खत्म हो चुका है, सो इट इज अ लीगल प्रोविजन। जैसे कि एक टर्म खत्म हुआ, हमें उनको रीअपॉइंट नहीं करना है, दैट इज अ लीगल प्रोसीजर। इसके लिए यहाँ पे सीजी की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। नेक्स्ट, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ XYZ लिमिटेड ऑफ द कंपनी एक्टेड इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर एंड ऑडिटर को रिमूव करने का फैसला लिया है। सो इसके क्या प्रोसीजर्स होंगे। तो हम लोग यूजुअली क्या कहते हैं कि इसके प्रोसीजर्स रहेंगे, बोर्ड मीटिंग, ADT2 फाइल करना 30 डेज के अंदर अंदर, रिमूवल के लिए सीजी ने अप्रूव कर दिया है तो 60 डेज के अंदर अंदर EGM होल्ड करना, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना, एंड फाइनली रिमूवल हो जाना। ठीक है। नेक्स्ट, CA Donald was appointed as an auditor of PS Limited. Remuneration is 30,000. आफ्टर 4 months उनकी वाइफ को कोई गवर्नमेंट जॉब लग गई तो उन्होंने नई जगह पे शिफ्ट कर लिया है एंड वो ADT3 फाइल करना भूल गए हैं, तो कितनी पेनल्टी लगेगी। तो हमारे सेक्शन नंबर 140 में क्या पेनल्टी थी, ऑडिट फीस ऑफ 50,000 विच एवर इज लेस, विच कैन गो अप टू मैक्सिमम रुपीज 2 lakhs एंड 500 रुपीज पर डे का रिक्वायरमेंट। तो हम लोग बोलेंगे मिनिमम 30,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी, क्योंकि इट इज 50,000 और ऑडिट फीस विच एवर इज लेस। ठीक है, तो व्हाट इज लेस, 3 lakhs, which can go up to maximum 2 lakh. 30,000, sorry, not 3 lakhs. 30,000 up to 2 lakhs. Yeah, nothing less than 30,000 up to 2 lakhs. This is amendment. A stands for amendment. Statutory auditor का रिमूवल करना बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म, ये सेम फिर से वही सेंट्रल गवर्नमेंट वाला पॉइंट। उसके बाद ऑन द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, ऑन द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म का मतलब क्या है, AGM में रिमूवल के लिए हम लोग पुट कर देंगे, रीअपॉइंट नहीं करेंगे। तो ये स्पेशल नोटिस वाला पॉइंट, तो स्पेशल नोटिस देना, फिर रेजोल्यूशन पास करवाना, रिटायरिंग ऑडिटर को नोटिस देना, उनका रिप्रेजेंटेशन लेना, रिप्रेजेंटेशन को सर्कुलर करना, ये वो वाला एरिया है। नेक्स्ट 141, 144 डिस्क्वालिफिकेशन, इनोसेंट इज अ करंट फाइनेंशियल ऑडिटर, उनको ऑफर किया जाता है एक्चुअरियन सर्विसेज, तो उनको क्या करना चाहिए। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन में ना बच्चे लिख करके आते हैं द ऑडिटर इज डिस्क्वालिफाइड। बच्चों ऐसा नहीं पूछा है, उन्होंने पूछा है कि जो ऑडिटर है उनको ऑफर की जा रही है दिस इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, एक्चुअरियन सर्विसेज। तो हम लोगों को एडवाइस करनी है कि रिस्पेक्टेड ऑडिटर,
बिकॉज आप ऑडिटर हो, 144 के तहत ये सारी सर्विसेज प्रोहिबिटेड हैं। बिकॉज ये सारी सर्विसेज प्रोहिबिटेड है, आपको या बिकॉज ये सारी सर्विसेज प्रोहिबिटेड है, आपको ये ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करना है। दिस शुड बी द कंक्लूजन। आमरिन दंगल लिखना है, इट विल अट्रैक्ट डिस्क्वालिफिकेशन, हेंस इट इज एडवाइज्ड नॉट टू एक्सेप्ट द सर्विसेज। तो कंक्लूजन बहुत ही सही तरीके से लिख करके आना गाइस। नेक्स्ट, PQ and Company is audit firm. P&Q are the partners for the year 1819. Statutory auditor of Mumbai Orchid Hotels. The audit firm is a regular customer of hotel and the partner usually stay in the same hotel. ये हमारा क्लास में किया हुआ क्वेश्चन। क्वार्टरली बिल्स रेज हो रहा है। यहाँ पे दो इशू है गाइज। उन्होंने एक तो अमाउंट नहीं दिया, तो हम लोग ये अज्यूम कर लेंगे कि अमाउंट इज लेस देन 5 lakhs एंड बिकॉज दिस इज होटल इंडस्ट्री, आर्म्स लेंथ प्राइस पे डिस्कशन हुआ है, तो ऑडिटर इज नॉट डिस्क्वालीफाइड, नॉट डिस्क्वालीफाइड। सो 143 के हिसाब से अगर 5 लाख से ज्यादा का उधारी हुआ तो डिस्क्वालिफिकेशन आएगा। सो इन द गिवन केस, इन दी एब्सेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन, हमको पता ही नहीं अमाउंट क्या है, तो हम लोग नहीं बोलेंगे कि आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। एंड 143(5)(e) के हिसाब से यहाँ पे देखने जाए तो ये जो टर्म्स है, दैट इज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड एट आर्म्स लेंथ प्राइस, फिर से आप डिस्क्वालीफाइड नहीं, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू वेकेट द ऑफिस। मैम, अगर बिल का अमाउंट बोलते 6 लाख रुपए है और क्वार्टरली बिल सेटल नहीं हुआ है, तो ये उधारी हो जाती फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग 5 lakhs, तो डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट होता। नेक्स्ट, ये है गिनती के 20 वाला क्वेश्चन। मैक्सिमम 20 कंपनीज का ऑडिट आप एक्सेप्ट कर सकते हो, उसमें से 4, 6, 10 हो चुका है, 20 पर पार्टनर, उसमें से 4, 6, 10 हो चुका है, तो अब कितनी बाकी है? 16, 14, 10 इंडिविजुअली बाकी है और इन टोटालिटी 20 बाकी है। ठीक है, तो दिस इज द सेम थिंग जो हम लोगों ने क्लास में कर लिया है। हमेशा ध्यान रखिएगा गाइस, 20 इज पर पार्टनर। Ram and Hanuman Associates, Chartered Accountant in practice, have been appointed as the statutory auditor of Krishna for the accounting year 1819. Mr. Ram, a partner of Ram and Hanuman Associates, holds 100 equity shares of Shiva Limited, subsidiary of Krishna. बोलो डिस्क्वालिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा? 100 इक्विटी शेयर्स है इनके पास, एब्सोल्युटली आएगा, क्योंकि हम लोग कहते हैं रिलेटिव को एक्सेप्शन दिया हुआ है, रिलेटिव को एक्सेप्शन दिया हुआ है, ही कैन होल्ड द वैल्यू अप टू ₹1 lakh फेस वैल्यू, ही कैन होल्ड द शेयर्स अप टू 1 lakh फेस वैल्यू। इसके बियॉन्ड खाली रिलेटिव नहीं जा सकता, बट पर्सन और पार्टनर को तो फूटी कौड़ी जितना शेयर्स नॉट अलाउड है, सो डायरेक्टली डिस्क्वालीफाइड। नेक्स्ट, Nick Limited, a subsidiary of Ajanta Limited, whose 20% shares have been held by central government, 25% of the shares are held by Uttar Pradesh government, 10% shares are held by Madhya Pradesh government. Nick Limited appointed Mr. Prem as the statutory auditor. हम लोग बोलेंगे नहीं चलेगा। कितना होता है टोटल? 20 प्लस 25 45 प्लस 10 55। अरे भाई, ये कंपनी हो जाती है गवर्नमेंट कंपनी। Subsidiary of government company is also government company. So in that case, the auditor should be appointed by CAG and not by the company. Not valid appointment. Contravene Limited appointed CA Innocent as an auditor for the company for the current financial year. Further, the company offered him the services of actuarial, investment, this. Approve कि अगर आपको ये सारा चीज ऑफर होता है तो आप क्या कहेंगे? हम लोग बोलेंगे not to accept the offer. Next, Mr. Amar, Chartered Accountant, bought a car financed at ₹7 lakhs by Chaudhary Finance Limited, which is holding company of Charan Limited and Das Limited. He has been the statutory auditor of Das Limited and even continues to be the same.
भाई उधारी तो उधारी है सा। अगर आपने इंडेटेडनेस लेकर के रखा है फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग 5 lakhs फ्रॉम छास कंपनी या फिर उसकी होल्डिंग कंपनी डिस्क्वालिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। सो यहाँ पे ही बी डिस्क्वालिफाइड। क्या लिखेंगे? पीपीआर डेट मोर देन 5 lakhs छास, और यहाँ पे डेट जो लेकर के रखा है इट इज अ होल्डिंग कंपनी। सो अगर आप दास लिमिटेड में ऑडिटर हो यूल बी डिस्क्वालिफाइड। अंडर विच सर्टन सर्कमस्टांसेस रिटायरिंग ऑडिटर कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड। हम लोगों ने 3 सर्कमस्टांसेस पढ़े थे। अगर उन्होंने खुद ने अनविलिंगनेस जाहिर किया है, सेकेंड स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है, थर्ड या फिर वो ऑडिटर डिसक्वालिफाइड है। तो इन 3 कंडीशंस में रिटायरिंग ऑडिटर इज नॉट टू बी रीअपॉइंटेड। ठीक है, स्पेसिफिक रेजोल्यूशन है, प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं है या फिर डिसक्वालिफिकेशन है, हम लोग कहते हैं एक्सप्रेसली उन्होंने बताया है कि वी डोंट वांट टू बी रीअपॉइंटेड। नेक्स्ट, आपने गुड्स परचेज कर लिया है ऑन क्रेडिट एंड यू आर एंजॉइंग द नॉर्मल क्रेडिट साइकिल एंड क्रेडिट का जो पैसा है वो है 5,01,500 रुपए। बोलो, नॉर्मल क्रेडिट साइकिल हम एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं क्या? नॉर्मली जो क्रेडिट पीरियड आपको एंजॉय करने मिलता है वही एंजॉय कर रहे हैं? हम लोग बोलेंगे नहीं। सेम स्टेटमेंट, उधारी तो उधारी है सा, डिस्क्वालिफिकेशन आएगा। He cannot claim, he cannot argue that he is enjoying normal credit cycle. In fact, such case will be indebtedness case and he have to consequently vacate the office. Next, question number 15. Messrs. RM and Company is a audit firm having partners CAR, CAM. The firm has been offered the appointment of as an auditor of N Limited for the financial year 16-17. Mr. B, रिलेटिव ऑफ आर, मतलब आर और एम पार्टनर है, आर का रिलेटिव मिस्टर बी, इन्होंने शेयर्स खरीद लिए हैं वर्थ 1,50,000। विल ही बी अलाउड, ये 1,50,000 है तो मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू कितना है? 5,000 इंटू 10, 50,000, इतना तो चलेगा ना? ही इज अलाउड टू, हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे रिलेटिव ने अगर शेयर्स खरीदे हैं तो ही इज अलाउड टू होल्ड द ऑफिस टिल द एक्सटेंट ऑफ अप टू 1 लाख फेस वैल्यू, तो ये अलाउ होगा। नेक्स्ट, CA Poshin is providing services of investment banking. He is also offered auditorship. हम लोग बोलेंगे either or, अगर ऑडिटरशिप करना है तो ये छोड़ना पड़ेगा क्या? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, अगर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करना है तो ऑडिटिंग नहीं एक्सेप्ट करना है। Guys, I am assuming that you are getting the knowledge of all the questions which are given in this, because this is a fast track batch. I want you all to read this answer once again at your side. ठीक है, चलो, ABC and Company is an audit firm having partner A, B and C. They have been offered appointment as an auditor of XYZ for the financial year, but relative ने भाई साहब 25,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपए, मतलब 2.5 लाख के शेयर्स ओन किए हैं, जिसकी मार्केट वैल्यू आज की तारीख में 90,000 है। हमें क्या कंसिडर करना है, मार्केट वैल्यू या फेस वैल्यू? फेस वैल्यू, बिकॉज इट इज मोर देन 1 लाख डिस्क्वालिफिकेशन विल बी अट्रैक्टेड। बट हाँ, हम लोग वो 60 डेज वाला पॉइंट लिख करके आएंगे, सर्च एंड ऑडिटर शाल बी गिवन 60 डेज स्पैन फॉर टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। यूजुअली सारे कैंडिडेट्स को ये आंसर आता था क्योंकि ये इजी है गाइज। CANM, who is rendering management consultancy services to La Limited. हाँ, ऑफर्स बेसिकली वो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी दे रहा है, उसको ऑफर लेटर मिला है कि ऑर्डर बन जाओ। ना जी ना, ना जी ना,
हम लोग बोलेंगे कि जो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज अगर आमरिन दंगल वाली है तो हम लोग नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे। चलो नेक्स्ट, फेस वैल्यू सेम। नेक्स्ट, Mr. Ayush, a chartered accountant, has been appointed as an auditor of X Limited in the annual general meeting held in September, which he accepted. Subsequently, in January, he joined Mr. B as a partner in the consultancy firm. Mr. B is also working as finance executive. बताओ, आयुष को जब भी अपॉइंट किया था तभी ठीक था, बट कुछ टाइम बाद आयुष ने बी को ज्वाइन कर लिया। मिस्टर बी कौन है? फाइनेंस हेड है ऑफ द कंपनी। बोलो, आयुष विल बी क्वालिफाइड और डिस्क्वालिफाइड? अगर क्वालिफाइड तो क्यों, डिस्क्वालिफाइड तो क्यों? वेरी गुड, दिस इज कनेक्टेड पर्सन के वाया डिस्क्वालिफाइड। ही इज अ पार्टनर, कहा गया पार्टनर। He is a partner of officer or employee of the company. Because he is a partner of officer or employee of the company, he is a connected person and disqualification under 141(3)(c will be attracted. Next, Mr. A has been appointed as an auditor for Lakshma in the annual general meeting of the company, which assignment he accepted. Subsequently, in January 2017, he joined Mr. B, another chartered accountant, who is the manager of the finance, ये same point, of Lakshman as a partner. Analyze, ठीक है? मैनेजर है तो वही हो गया पार्टनर, he joined partner of officer or employee. Next, क्या कोई पार्टनर ऑफ द फर्म कैन होल्ड द सिक्योरिटीज अप टू छोटा वैल्यू भी? नॉट अलाउड। 1000 रुपये क्या फूटी कौड़ी जितना शेयर्स आप नॉट ओन कर सकते हो। अगर आपने शेयर्स ओन कर लिया, इट विल अट्रैक्ट डिस्क्वालिफिकेशन। 141(3)(c, यहाँ पे था 141(3)(d)(1) इक्विटी। यहाँ पे बोलता है सारा का सारा बता दो, सारा का सारा चीक चीक करके पूरी स्कीम बता दो कि कौन से सर्कमस्टांसेस के तहत डिस्क्वालिफिकेशन आएगा। तो ए से लेकर के आई तक के पॉइंट गए, बॉडी कॉर्पोरेट, ऑफिसर और एम्प्लॉय, पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर और एम्प्लॉय, पीपीआर, छास और 3 ट्रांजैक्शंस, सिक्योरिटीज, इंडेटेडनेस एंड गारंटी। ई वाला पॉइंट, पर्सन और फर्म हैविंग commercial business transaction which has multiple S. A person who is a relative, basically working as a director or key managerial person. A person who is in full-time employment elsewhere, या फिर उनका गिनती के 20। अगर आप फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट हो आउटसाइड, या फिर आपने 20 सीलिंग लिमिट क्रॉस कर दी है। कोर्ट हैज कन्विक्टेड यू फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड एंड 10 years हैव नॉट बीन elapsed। और आई कहता है एनी पर्सन हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्या लिखेंगे? Who directly और indirectly, मैंने आपको कहा था सब्सिडरी, एसोसिएट, अदर फॉर्म्स ऑफ एंटिटी एज वेल एज रिलेटिव के वाया अगर आपने ये 144 वाली सर्विसेज रेंडर करवा दी है एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, यू विल बी डिस्क्वालिफाइड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21, द अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी एंटर्ड फेक इनवॉइसेस, क्रेडिट परचेज, फेक बिल्स लगाए हैं। गाइज दिस इज अ केस ऑफ फ्रॉड। हम लोग कहेंगे कारो 2020 में रिपोर्ट करना होगा एज वेल एज 143(12) के तहत सीजी को रिपोर्ट करना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, ये सेम क्वेश्चन है, राम हनुमान रिपीटेड है, यहाँ पे लिख दो रिपीटेड, इट इज डन। आता है सेक्शन नंबर 143। TN Company, a firm of chartered accountants, have been appointed by CAG to conduct the statutory audit of Messrs. Rare Airline Limited, the public sector company. They would like to check certain mandatory proprietary points as required under section 143(1) of Companies Act. बोलते हैं कि कौन से ऐसे इंक्वायरी मैंडेटरी प्रोप्राइटरी पॉइंट्स है जहां पे हम लोगों को इंक्वायरी करनी है।
गाइस दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड जहाँ पे हम लोग प्रोप्राइटरी के बारे में बात करें, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के बारे में बात करें, फ्रैंकली स्पीकिंग दिस कैन बी आस्क्ड एज अ क्वेश्चन फ्रॉम पीएसयू। जब भी वो लोग कहते हैं व्हाट आर प्रोप्राइटी पॉइंट्स, हम लोगों को ये देखना है कि कंपनी के फेवर में सब कुछ हो। तो यू रिमेंबर इंक्वायरी फ्रॉम ए टू एफ, एडवांसेस, बुक एंट्रीज, कंपनी नॉट बीइंग इन्वेस्टमेंट कंपनी, डिपॉजिट्स, पर्सनल एक्सपेंसेस एंड फॉर कैश। तो ये वाला आंसर आपको लिखना है। प्रोप्राइटी ऑडिट जहाँ पे पीएसयू का क्वेश्चन आता है, ये सेम क्वेश्चन वहां पे भी आएगा। आंसर इज सेम, एडवांसेस, बुक एंट्रीज, कंपनीज नॉट बीइंग इन्वेस्टमेंट कंपनीज, डिपॉजिट्स एंड फॉर कैश। पीएसयू के लिए हम लोग फ्रैंकली स्पीकिंग कंपनी नॉट बीइंग इन्वेस्टमेंट कंपनी वाला पॉइंट नहीं देखते, क्योंकि पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन इटसेल्फ इज नॉट इन्वेस्टमेंट कंपनी, तो वो वाला पॉइंट हम लोग नहीं देखते। तो हम लोग डायरेक्टली क्या कहते हैं, ए बी सी नहीं देखते, डिपॉजिट्स डी ई, एफ नहीं देखते फ्रैंकली, ठीक है। सो दैट इज एफ। अगर लिखना है तो हम लोग ये लिखेंगे कि कंपनी बीइंग पीएसयू हैज इशूड शेयर्स। Next, managing director of company has committed a teaming and leading fraud. हो फ्रॉड कर लिया है, तो कितनी बार चिल्ला चिल्ला करके बताना है भैया फ्रॉड है? 10, 11, 12 बार। व्हाट इज 11, 12 बार? कारो क्लॉज नंबर 11, 12 का मतलब होता है 143 सबसेक्शन 12। 11, 12 बार चिल्ला करके बोलना है भैया फ्रॉड है, ठीक है। तो 240 के हिसाब से हम लोग टीमिंग एंड लीडिंग के लिए फ्रॉड के प्रोसीजर्स इवेल्युएट करेंगे और उसके बाद कम्युनिकेट करेंगे अंडर 143(12) एज वेल एज कारो 2020 में क्लॉज नंबर 11, कारो 2020 में रिपोर्टिंग करेंगे कि फ्रॉड है। इसके बाद Bisham Limited decided to appoint Mr. Rajveer, Chartered Accountant, as branch auditor for the audit of its Lucknow branch account for the year 2018-19. The decision to appoint branch auditor was taken by the way of the board's resolution, ठीक है, and board of director ने appoint कर लिया है branch auditor को। Meanwhile, principal auditor भड़क जाता है, ये हमारे फूफा जी बन बैठे, बोलते हैं कि branch auditor को आपने appoint कर लिया, मुझे पूछना तो चाहिए था। हाउ कैन यू अपॉइंट द ब्रांच ऑडिटर विदाउट माई नॉलेज? बोलते हैं यू कैन नॉट अपॉइंट हिम विदाउट माई कंसेंट। बोलो, ब्रांच ऑडिटर अंडर सेक्शन 143(8) के हिसाब से जो अपॉइंट होते हैं, क्या प्रिंसिपल ऑडिटर से अपॉइंट करते हैं? नहीं गाइस। तो द कंटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑडिटर इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे बिशम लिमिटेड को ही अपने ब्रांच ऑडिटर को अपॉइंट करना है। द ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय द प्रिंसिपल ऑडिटर इज नॉट वैलिड। बोर्ड इन इट्स मीटिंग विल हैव टू अपॉइंट द ऑडिटर। समझ में आता है? पक्का? एकदम शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। CAG was appointed by DP Limited as a statutory auditor. While doing the audit of DP Limited, CAG observed that certain loans and advances were made without proper securities. Certain trade receivable, certain trade payables were adjusted inter se. Personal expenses were charged to revenue. Comment over the reporting responsibility by CAG. अब यहाँ पे ध्यान दो, बोलता है advances were made without proper security. Book entries were adjusted. ये देखो, A पर advances, trade receivables, trade payables इंटर से मतलब book entries, and personal expenses were charged to revenue. अब मुझे बताओ 143(1) में रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कब आती है? जब सारी चीजें सही हो या कुछ चीजें नेगेटिव दिखे, या कुछ चीजें नेगेटिव दिखे। बोलो। वेरी गुड। अगर आपको कोई भी चीज नेगेटिव दिखाई दे रही है, कोई भी चीज नेगेटिव दिखाई दे रही है, तो 143(1) के तहत रिपोर्टिंग होगा। सो ऑडिटर शुड मेक इंक्वायरीज इन दिस पर्टिकुलर मैटर। अनलेस कोई स्पेशल कमेंट आपको बोलना है, तब तक रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। बट हाँ, अगर यू आर नॉट सेटिस्फाइड तो फिर आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। एवरीवन, सो द ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ऑन दिस मैटर अगर कोई स्पेशल इंक्वायरीज नहीं है। बट इन दैट ओपिनियन जहाँ पे आपको लगता है कि आपने इंक्वायरी होल्ड की एंड द रिजल्ट्स आर नॉट इन द फेवर ऑफ द कंपनी, यू आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट दिस। नेक्स्ट,
लोन्स एंड एडवांसेस, बुक एंट्री, पर्सन एक्सपेंसेस। काफ़ी सारे बच्चों ने कारों का रेफरेंस दे दिया था गलती से, ये सही नहीं था। मोस्ट ऑफ द एग्जामिनीज कुड नॉट राइट दिस आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, यहाँ पे आपको प्रोसीजर्स लिखना है, यहाँ पे आपको रेलिवेंट बेसिकली रिपोर्टिंग लिखना है, ना कि प्रोसीजर्स। सो एग्जामिनीज गिव इररेलेवेंट आंसर अबाउट द ऑडिटिंग प्रोसीजर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ, इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपको रिपोर्टिंग बताना था, ना कि प्रोसीजर्स। नेक्स्ट, रिपोर्टिंग टू शेयर होल्डर्स एंड रिपोर्टिंग टू TCWG के बीच का अंतर। बेसिकली TCWG को जब भी आप रिपोर्टिंग करेंगे गाइस, दिस रिपोर्टिंग इज रिक्वायर्ड टू बी डन एज पर SA 265 एंड 260। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 148, कॉस्ट ऑडिट के ऊपर के कुछ क्वेश्चंस। Pearl Limited is an exporter of precious and semi-precious stone. The turnover of the company is rupees 150 crore, out of which rupees 105 crore is from export business and remaining 45 crore is from domestic sale. तो काउंट करो तो बच्चों, 150 में से $105 में आ रहा है, कितना परसेंटेज होता है ये? 105 divided by 150 percentage. This is 70%. How much? This is 70%. In order to get cost audit exempted, एक्सपोर्ट फॉरेन करेंसी में ट्रेड कितने परसेंटेज का होना चाहिए था? मोर देन, वेरी गुड, मोर देन 75%। तो मुझे बताओ, क्या ये पर्ल लिमिटेड को कॉस्ट ऑडिट करवाने से कोई एग्जम्पशन मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला। वो बोलता है कि इन अवर ओपिनियन कॉस्ट ऑडिट इज नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि मैक्सिमम रेवेन्यू इज जनरेटेड फ्रॉम एक्सपोर्ट। बोलो, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 70-30 एंड एज पर रूल ये होना चाहिए एटलीस्ट 75%। हैज टू अपॉइंट द कॉस्ट ऑडिटर एंड इवन ऑडिट करवाना। नेक्स्ट, डिस्कस द पर्पस ऑफ कॉस्ट ऑडिट। व्हाट आर द लीगल प्रोविजंस रिगार्डिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट? कॉस्ट ऑडिट कब एप्लीकेबल होगा? याद है, रेगुलेटेड सेक्टर, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर, 25, 50, 35, 100, इंडिविजुअल प्रोडक्ट, एग्रीगेट प्रोडक्ट, individual product, aggregate product, and in the immediately preceding previous year. Is regulated, non-regulated, 25, 50, बीच में आता है word and, ठीक है, immediately preceding previous year, 35, 100, ठीक है, okay. An exemption किसको है? Export foreign currency exceeding 75%, that's more than 75%. SEZ, engaged in electricity for captive consumption. Next, Shine Industry is an electricity generating company engaged in the generation of electricity for captive consumption. अरे पहली बार में ही आपको पता चल गया होगा कि इनको कॉस्ट ऑडिट तो मेंटेन नहीं करना है, मतलब ऑडिट नहीं करवाना है, ठीक है। क्वेश्चन ये उठता है, ऑडिट नहीं करवाना क्या, तो रिकॉर्ड्स भी मेंटेन नहीं करेंगे? रिकॉर्ड तो मेंटेन करना पड़ेगा गाइस, कॉस्ट रिकॉर्ड्स इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन। एक्सेप्शन सिर्फ कहाँ है? एक्सेप्शन सिर्फ उन रिगार्ड्स में है जहाँ पे कॉस्ट ऑडिट नहीं करना। नेक्स्ट, Mr. A is offered by ABC Limited for the appointment as cost auditor and asked to certify certain requirements before such appointment. हम लोग कहते हैं जब भी कॉस्ट ऑडिटर को आप अपॉइंट करो, आपको कुछ सर्टिफिकेशन देना होगा with reference to the provision of Companies Act. So discuss those requirements with reference to the provision. So यहाँ पे हम लोग कहते हैं, do you know what are the pointers of certification? The certification is to be obtained from the cost auditor that he should specify individual firm, he is not disqualified, individual firm is as per the provision of section 141, yes, he is qualified, the limits are under control as per Companies Act, and last, the list of proceedings.
इसमें एग्जामिनर ने कहा कि काफ़ी सारे बच्चों को आइडिया ही नहीं था किस चीज़ के बारे में सर्टिफिकेट लेना है. दिस पॉइंट इज टॉकिंग अबाउट गाइज, हम लोगों ने एकदम एंड में, यू रिमेंबर कंपनीज एक्ट के एकदम एंड में जब भी कॉस्ट ऑडिटर से सर्टिफिकेट लेने के बारे में बात किया था, तो दिस वॉज अ सर्टिफिकेट विच वॉज रिक्वायर्ड टू बी डन. ठीक है, तो सर्टिफिकेट में 4 चीज़ें लिखनी थी. दैट यू आर क्वालिफाइड, नॉट डिस्क्वालिफाइड अंडर 141, लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स टेकन, मतलब जो लिमिट आपको दी गई है उसके अंदर ही क्लाइंट्स है, एंड लास्ट द लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द ऑडिटर. नेक्स्ट, जेम लिमिटेड इज एन एक्सपोर्टर. ये सेम पॉइंट है गाइज, ये एमटीपी में आया हुआ है, हेंस एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन की कैटेगरी में है मेरे 70% वाला. नेक्स्ट इज डिविडेंड के ऊपर क्वेश्चन. ABC Limited is in the practice of maintaining consistent dividend over a minimum 14%. For the financial year 17-18, it was very bad for the company and it was not possible to maintain the same consistent dividend as above. The management being hopeful of the recovery of its performance, मतलब मेरे जैसा optimistic management है, बोल रहा है हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. Felt that depreciation of the year to the extent of 75% alone to be charged to P&L and remaining 25% to be kept under abeyance. बोलता है एक काम पर 123 ने क्या बोला कि डेप्रिसिएशन चार्ज करो, उसके बाद ही आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो. तो कंपनी कहता है हम एक काम करता है, इस साल का डेप्रिसिएशन में से फॉर एग्जाम्पल 100 का खर्चा है तो 75 चार्ज करो और 25 रुपीज वी चार्ज इट नेक्स्ट ईयर, क्योंकि हमको लगता है नेक्स्ट ईयर रेवेन्यू हो जाएगा. हम लोग ये डेबिट बैलेंस के नाम पे एज अ लायबिलिटी ओपन करके रखेंगे. द मैनेजमेंट वॉज ऑफ द व्यू दैट इट वुड बी फेयर प्रैक्टिस इफ द डेप्रिसिएशन फॉर द असेट इज चार्ज बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द लाइफ ऑफ द असेट. तो उसने बोला कि असेट तो है ना, चाहे इस साल पूरा कर दो या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द लाइफ ऑफ द असेट हम लोग चार्ज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. एनालाइज, कंपनी ने शपथ खाई, बोलता है अनफेलिंगली नेक्स्ट ईयर में हम लोग उसको एडजस्ट करेंगे. बोलो कंपनी का जो कंटेंशन है, एंड हाउ बीइंग एन ऑडिटर यू शुड वेरीफाई दिस. एनालाइज कैसे करेंगे? अब यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि भाई साहब डिविडेंड देने के लिए डेप्रिसिएशन तो फुल्ली ही चार्ज करना पड़ेगा. अगर डेप्रिसिएशन आप चार्ज नहीं करते हो, अगर डेप्रिसिएशन आप चार्ज नहीं करते हो तो उसके सिवा डिविडेंड भी नहीं दिया जाएगा. ठीक है, सो इन दिस केस द कंटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट इज टोटली इनवैलिड. ठीक है, हम लोग कहेंगे कि 123 के हिसाब से आपको डिविडेंड को देने के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करना ही होगा. ये दोनों सिचुएशन में आता है गाइस. डेप्रिसिएशन के बारे में जब भी बात करें तो AS 10 एज वेल एज इंडिया 16 हमें ये कहता है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33. AARK Limited is a large sized listed company having annual turnover of 4,000 crore rupees. The company also has planned to get itself listed on New York Stock Exchange. The company has paid good amount of dividend during the year to its shareholders, which is significantly higher as compared to the earlier years. The statutory auditors would like to focus on the aspects at the time of being a statutory auditor. Very important question, and this can be expected exam question for you all as well. समझो क्या बात कर रहे हैं. बोलता है कि अगर आपको डिविडेंड डिक्लेयर किया है या कितने अमाउंट का डिक्लेयर किया है, इसको चेक करना है, तो आप कैसे चेक करेंगे? तो हम लोग चेक करेंगे वेदर द कंपनी हैज डिक्लेयर डिविडेंड आफ्टर द प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम सेक्शन नंबर 123. हम लोगों को ये चेक करना है कि डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एज पर शेड्यूल 2. हम लोगों को ये देखना है कि बोर्ड रेजोल्यूशन, प्रपोजल, डिक्लेरेशन, डिविडेंड के बाद जो मीटिंग में उन्होंने AGM में रिकमेंड किया था उतना ही डिक्लेयर किया है ना. दे हैव नॉट declared higher rate of dividend as proposed by the directors. Register of the members basically check करना. प्रिस्क्राइब्ड डिविडेंड जो है वो 30 दिन के अंदर पे आउट हुआ है कि नहीं. तो ऑल इन ऑल सारे ही प्रोविजन का कंप्लायंसेस चेक कर देना. सो दैट इज हाउ यू चेक डिविडेंड.
IPF अकाउंट, अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट, ये सारा आंसर में आएगा. हाउ विल यू वेरीफाई डिविडेंड? इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34. While adopting the accounts for the year, the board of directors of Sunrise Limited decided to consider interim dividend declared at 15% as final dividend and not transferring the amount to reserves. बोलता है कि डिविडेंड तो डिक्लेयर कर दिया बट अमाउंट रिजर्व्स में ट्रांसफर नहीं किया. अगर अमाउंट रिजर्व्स में ट्रांसफर नहीं किया है तो क्या होगा? हम कहेंगे ये अमाउंट मैंडेटरी नहीं है. इट इज नॉट अ मैंडेटरी प्रोविजन टू ट्रांसफर द अमाउंट टू द रिजर्व्स. अगर आप चाहो तो करो, अगर आप नहीं चाहते हो देयर इज नो कंपल्शन टू ट्रांसफर द अमाउंट टू रिजर्व्स. इट इज नॉट मैंडेटरी. एवरीवन अंडरस्टैंडिंग? सो भाई साहब, भले आप इंटरिम डिविडेंड पे करो या फाइनल डिविडेंड पे करो, इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द कंपनी टू ट्रांसफर सच अमाउंट टू रिजर्व्स. नेक्स्ट आता है कंपनीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से जो सारे क्वेश्चंस हैं 128 और 137 के बीच में, जो एंड में हम लोगों ने पढ़े. कहता है बीनीथ मिनरल्स लिमिटेड इज अ पब्लिक सेक्टर कंपनी एंगेज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम लैंड. From land. It has to pump out water in the first year of soil if the minerals are excavated. The company pumps out the water, diverts the water through a water course constructed to its nearby villages. बोलता है उसका काम ही ये है कि जमीन के पहले लेयर में से पानी एक्सट्रैक्ट करें, उसके बाद उनको मिनरल्स मिलना प्राप्त होता है. तो कंपनी ने CSR में क्या सोचा कि जो पानी निकल रहा है उसको पाइपलाइन की वाया एक विलेज में सोर्स करवा देते हैं एंड इट कैन बी अलाउड टू द विलेजर्स फॉर ड्रिंकिंग पर्पस. द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन अमाउंटेड टू ₹5.25 करोड़. द कंपनी हैज डिस्क्लोज्ड दिस एज अ CSR एक्टिविटी इन द P&L स्टेटमेंट. अब बताओ, बोलते हैं कि मैंने तो ये गांव वालों की भलाई के लिए किया है, मुझे 5.25 करोड़ का खर्चा हुआ, यही मेरे तरफ से CSR है. बताओ क्या ये आपके लिए या फिर व्हेनेवर यू आर वेरीफाइंग, क्या ये CSR एक्टिविटी मानी जाएगी? हम कहेंगे दिल से पुण्य करो भाई साहब. क्या कहेंगे? दिल से पुण्य करो भाई साहब. अगर काम करने के समय पे कोई खर्चा, कोई एक्सपेंसेस हो जाता है, उसे हम डायरेक्टली CSR में कंसिडर नहीं करेंगे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मानेंगे. should not be the expenditure incurred for the activities in ordinary course of business. अगर ये ordinary course of business में आपका खर्चा हुआ है, this will not be regarded as CSR. This is not correctly incurred, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन का काम तो वैसे भी आपको करना था in ordinary course of business. So the treatment done by the company is not in compliance with the provision of the section. Next, as an auditor of the company registered under Section 8 of Companies Act, you find that as per the notification of Ministry of Corporate Affairs regarding the applicability of Ind AS, the company has to prepare the financial statements for the year ended 2018 under Ind AS. The management of the company is, however, of the strong view that being a Section 8 company is having charitable objective, Ind AS cannot apply to the company. The financial statements therefore are prepared जैसे earlier gaps था. How would you report on this financial statements? बोलो, क्या हमें because we are Section 8 company Ind AS नहीं कंप्लाई करना है तो हम लोग 129 की रिक्वायरमेंट बोलेंगे. 129 क्या कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस. इट शैल कंटेन इन सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. फिर बोलता है ये एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडिया का सेक्शन के ऊपर क्वेश्चन है गाइस, अभी आने के थोड़े से कम चांसेस. सेक्शन 133, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड इंड एस एंड इसी को हम लोगों ने 133 में लागू कर दिया है. इट मे बी नोटेड दैट सेक्शन 8 कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट अनलेस एग्जाम्पशन इज प्रोवाइडेड. बोलता है भले आप सेक्शन 8 कंपनी हो, फॉरेन कंपनी हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या ट्रेडिंग हो, आपको कंप्लाई करना ही पड़ेगा एंड सेक्शन 8 कंपनी को कोई एग्जाम्पशन नहीं. ठीक है. तो एज एन ऑडिटर you need to verify the application of the monetary limits in order to ensure the Ind AS applicable है या नहीं. So there we go.
सेक्शन 8 कंपनीज को कोई एग्जम्पशन नहीं है, आपको इंड एस कंप्लाई करना होगा। अगर नहीं किया है तो फिर शायद आप क्या कह सकते हो, मॉडिफिकेशन दे सकते हो। सो काफ़ी सारे बच्चों ने डायरेक्टली मॉडिफिकेशन देना बोल दिया था, 133 की रिक्वायरमेंट्स एंड ऑल नहीं बताई थी। समझे? नेक्स्ट, Messrs ALM Limited is into the business of trading toys since 2001. The company was performing well till 2015. After the sales started showing downward trend, the company had borrowed the working capital from LP Limited on 1st August 2020. Account of the borrower was classified as NPA. The bank appointed the forensic auditor to identify if diversion of funds is there or not. फॉरेंसिक ऑडिटर कंफर्म कि हाँ भाई, इन्होंने जो पैसे लिए थे उसको डाइवर्सिफाई कर लिया, मतलब बैंक के पास से जो लोन उठाया था उस लोन को स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज नहीं किया था। मैटर वेंट टू द कोर्ट ऑफ लॉ एंड कंपनी वाज आस्क्ड टू रिकास्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ लास्ट 5 years. Management of the company contended Companies Act does not allow recasting for more than 3 years. Do you agree with the view? बोलता है कि कोई अथॉरिटी ने, अभी यहाँ पे अगर आप देखने जाओ तो अथॉरिटी ने आपको रिकास्ट रिवीजन करने के लिए कहा है, आप वॉलंटरी नहीं कर रहे हो। सो अगर कोई अथॉरिटी एनसीएलटी के पास जा करके कहता है कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉड्यूलेंटली बनाए हैं या फिर अफेयर्स ऑफ द बिजनेस आर नॉट मैनेज्ड प्रॉपरली, तो पिछले 8 साल के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के रिकॉर्ड ओपन करवा सकते हैं, या फिर CG may even order to reopen the financial statements beyond 8 years. Beyond 8 years. मैम, अगर ये वॉलंटरी रिविजन होता तो मैं मैक्सिमम 3 years तक वॉलंटरी रिविजन कर पाती। यहाँ पे आपको सेक्शन 130 रेफर करना है, ना कि 131। सो यहाँ पे कंटेंशन ऑफ मैनेजमेंट इज इनकरेक्ट। गॉट इट? तो यहाँ पे ये पूरा प्रोविजन आ जाएगा 131 का। अब आगे क्वेश्चन नंबर 38। Messrs PC and Company Chartered Accountants are the statutory auditor of various categories of the companies and body corporate. It, in exercise of the power conferred under subsection 2 and 4 of section 132, the central government made NEFRA rules 2018. The audit firm seeks your guidance on the applicability of those categories of the company and body corporates covered under NEFRA. NEFRA के अंदर कौन कौन से लोग आते हैं? You remember एक राम वाली स्टोरी मैंने आपको बताई थी, राइट? छोटा शहर, बड़ा शहर, छोटा गांव। तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि कंपनीज, वहां पे आता है लिस्टेड कंपनीज, अनलिस्टेड कंपनीज का कुछ थ्रेशोल्ड बताया था मैंने आपको, 500 CR, 1000 CR के आसपास वाला। स्टैट्यूटरी कंपनीज अंडर स्टैट्यूटरी एक्ट, लॉ के तहत बनी हुई कंपनीज जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, एनर्जी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई रेफरेंस किया है तो, या फिर इनकी मटेरियल सब्सिडरी, यू रिमेंबर मनीषा, मटेरियल सब्सिडरीज, वेरी गुड, मटेरियल सब्सिडरी इज रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया। दीज ऑल कंपनीज आर गवर्न्ड बाय नेफ्रा रूल्स। हम लोग कहेंगे क्लास ऑफ कंपनी जो कि लिस्टेड है, अनलिस्टेड है तो पेड अप कैपिटल नॉट लेस देन 500, turnover not less than 1000, borrowings not less than 500 again. Next is insurance, banking company, and last वाला point कहता है any body corporate जिनको central government refer कर रहा है, and last any body corporate incorporated or registered outside India who is a material subsidiary जिसका net worth या फिर turnover exceeds 20% of the consolidated net worth or turnover. Got it? यहाँ पे आपके अकाउंट्स और ऑडिट के रिगार्ड्स में क्वेश्चंस खत्म होता है। अब आता है एक क्वेश्चन ऑफ एलएलपी, वेरी इंपॉर्टेंट। एलएलपी का क्वेश्चन आरटीपी में देखा गया था, तो आने के थोड़े बहुत चांसेस हैं। MAC LLP is newly set up LLP. The operations of LLP has been picking up. Management is currently in process of processing and procedure in place.
As per the understanding of the management of LLP, its accounts would not be required to be audited mandatorily because उनका operation still अभी तक चालू है. Still the operation, the management has decided that they would get the accounts audited voluntarily. खुद ही अपने आप ऑडिट करवाएंगे क्योंकि अभी तक लागू नहीं हो रहा है statutory requirements. In this regards, the management would like to understand some of the aspects which they should consider, not only limited to audit but also in the maintenance of the relevant laws. बोलता है प्लीज एडवाइस करो कि ऐसी जो न्यूली सेटअप एलएलपी है उनको अकाउंट्स कैसे बनाने हैं, उनको ऑडिट किस हिसाब से करना है एंड स्टफ. सो LLP shall be under obligation to prepare the books of accounts which shows true and fair view of the affairs of the business. ये सबसे पहली लाइन. फिर हम लोग कहते हैं यूजुअली ऑडिट जो होता है वो रूल नंबर 24 के हिसाब से होता है. एंड रूल नंबर 24 कहता है ऐसी LLP को ऑडिट नहीं करवाना जिनका टर्नओवर इज लेस देन, जिसका टर्नओवर लेस है मतलब नॉट एक्सीड्स 40 लाख रुपीज एंड जिसका कंट्रीब्यूशन और जिसका कंट्रीब्यूशन डज नॉट एक्सीड 25 लाख रुपीज. ठीक है. अगर आपको ऑडिट करवाना है तो ऑडिटर को अपॉइंट करवाना पड़ेगा. तो फर्स्ट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर और कैजुअल वैकेंसी में ऑडिटर डेजिग्नेटेड पार्टनर करेगा. ऑडिट, हाँ, LLP को कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है? ऑल द पर्टिकुलर्स ऑफ सम्स रिसीव्ड, एक्सपेंडेड, ऑल द असेट्स, लायबिलिटीज, कैश बुक, कॉस्ट रिकॉर्ड्स, ये सब कुछ आपको मेंटेन करना होगा. व्हाट विल बी द ड्यूटीज विथ रिगार्ड्स टू द ऑडिट ऑफ LLP? आपको इंस्ट्रक्शन लेना है, आपको मेंशन करना है कि सारी रिकॉर्ड्स आपको मिली है कि नहीं. आपको अग्रीमेंट चेक करना है टू अंडरस्टैंड द नेचर, बोरोविंग्स, इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, PSR, ये सब के लिए. सो यहाँ पे आपका ये वाला आंसर खत्म होगा. गाइज, दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. नो व्हाट इज दिस समरी? These questions are based on the applicability, procedures, accounting, valuation as per AS, Ind AS and Schedule 3. So ये सारे के सारे क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन Ind AS. आज आपका ये होमवर्क रहेगा. अगर आपने FR पढ़ लिया है तो ही ये वाले क्वेश्चन समझ में आएंगे क्योंकि द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन एम्प्लॉय बेनिफिट्स, द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन PF, द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द प्रेजेंटेशन ऑफ Schedule 3. सो ये ऑडिट में नहीं आते पढ़ाने के लिए. आपने FR में ही ऑलरेडी पढ़ रखे तो मैम FR के क्वेश्चंस ऑडिट में भी आएंगे. हाँ बच्चों, आपको AS तो नहीं, Ind AS, Schedule 3 इसके रिगार्ड्स में जो क्वेश्चंस है वो आएंगे. मिनिमम मान करके चलो 6 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपको अकाउंट्स में से, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में से आएंगे. सो दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे. यहाँ पे आपको जितने भी क्वेश्चंस है विथ रिगार्ड्स टू कंटिजेंट लायबिलिटी, प्रोविजंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, AS या Ind AS क्या कहता है उसके ऊपर ये सब कुछ आज आपको रेफर करना रहेगा. नेक्स्ट सेशन जो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है कारो 2020. यहाँ पे आपका ऑडिट के सवाल पूरा क्वेश्चन बैंक खत्म होता है. आई होप यू एंजॉय दिस क्लास. आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सब पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. ऑल द वेरी बेस्ट.